हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे और पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ इस सेशन को हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। जिन्होंने भी सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को नहीं देखा है, ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वॉल्यूम 2 भी जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है एडुटेरिया का, उसको भी कवर कराया जा रहा है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार दरोगा की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट लगा लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन का यानी कि सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि सीमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, सीमुक जो था फ्रेंड्स, यह सातवाहन वंश का संस्थापक था। सीमुक ने कण्व वंश के शासक सुशर्मा, ठीक है, कण्व वंश के शासक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कण्व वंश के शासक सुशर्मा की हत्या करके जो है सातवाहन वंश की स्थापना किया था। ठीक है, सातवाहन वंश का सबसे अगर प्रतापी शासक पूछा जाए तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था, याद रखना है आपको। ठीक है, देखिए चेर वंश का संस्थापक कौन था, तो चेर वंश का संस्थापक उदयन जेरल था। यहाँ मैं लिखता हूँ उदयन जेरल। ठीक है, यह चेर वंश का संस्थापक था उदयन जेरल। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। संगम वंश का हरिहर और बुक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कोई भी सुमेलित नहीं है। उदयगिरी गुहा अभिलेख का संबंध जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से है, तो ये भी गलत दिया गया है। मंदसौर अभिलेख का संबंध यशोवर्मन से है। एहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से है, तो ये भी गलत है। तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। इत्सिंग भारत की यात्रा पर कब आया था, तो इत्सिंग जो आया था यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो राइट आंसर 7वीं शताब्दी इसका सही आंसर हो जाएगा, 7वीं शताब्दी के अंत में। चौथा प्रश्न है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। देखिए तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो है इसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बनवाया किसने था, तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा राजराज प्रथम। ठीक है, ध्यान रखना है, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो था यह शैव धर्म का अनुयायी था। क्लियर, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। देखिए अद्वैत वेदांत जो है यह वेदांत की एक शाखा है। अगर हम बात करें कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में कौन शामिल नहीं थे। तो राइट आंसर इसका इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि जो थे यह पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, इनके पुरोहित थे, याद रखना है। किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। अच्छा, दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था, कब हुआ था, तो 1922 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो चित्तरंजन दास ने किया था। बिहार में पहला अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 1912 बांकीपुर पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। और पूछा गया कि दूसरा अधिवेशन जो हुआ था गया में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उस समय वायसराय कौन था, तो वायसराय जो था ये लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रमुख विद्रोह दिया गया है, उसके नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करना है। तो इसमें से देखिए सारे के सारे बिल्कुल सही सुमेलित हैं, यानी कि क्रम से हो जाएगा 1 2 3 4। एक बार आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बिहार दरोगा में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग और साइंस का अलग। अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न का आइडिया भी लग जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। एक कथन तो हो गया, इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था, सही दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखिए, बाकी जो यहाँ पर कथन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है, यह व्यवस्था थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, सही है। इस व्यवस्था में किसानों से सीधा लगान लिया जाता था, सही है, किसानों से। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, सही है। 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? तो 1947 को इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से खालिस्तान दिया गया है के लिए उपवास किया था। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए इन्होंने 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन पूछा गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना। यह इसका जो है लक्ष्य नहीं था, इसका कार्य में शामिल यह नहीं था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। इनमें से चुनकर के आपको आंसर बताने हैं। संयुक्त अधिवेशन जो है आपको पता है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 108 में। क्लियर। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि संयुक्त अधिवेशन जो है यह बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है। और देखिए, यह जो संयुक्त अधिवेशन है केवल साधारण विधेयक एवं वित्तीय विधेयक के संदर्भ में बुलाया जाता है। साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक, यानी कि 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आपको कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। चलिए, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति जो थे, इसमें वायसराय जो था यह कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपसभापति इनको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। मूल संविधान में जो है निर्धारित नहीं किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 वर्ष निर्धारित की गई थी। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है। समान नागरिक संहिता जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। और 44 आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। तो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो इसमें से क्षेत्रीय परिषद का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, इसमें से पूछा गया है। तो देखिए, इनमें से नहीं जो है वह पूछा गया है। तो इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, उसके बाद अपीलीय है, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार है, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परामर्शदायी सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास है, न कि उच्च न्यायालय के पास। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद जो है यह 6 राज्यों में है। कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका, पूछा गया है कि नहीं है तो तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप अभी तुरंत कमेंट में देकर के बताएं। जितना आप जानते हैं उसके बारे में लिख करके बताइए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो यह जो करता है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ऐसा तब किया जाता है
जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं कौन हैं, तो याद रखना है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं और यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। देखिए कितना कठिन प्रश्न है, ध्यान से देखिए। यह है 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है, इसके तहत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 21वां है, 71वां है, 92वां है, यह जो है 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित है और यहाँ नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, तो ये कच्छ के रण में हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो ऑप्शन नंबर सी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में है, याद रखेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है सदाबहार वर्षावन बायोम में। सदाबहार वर्षावन बायोम में सबसे कम ताप का अंतर पाया जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है, तो निरंतर बहने वाले झरनों का शहर जो है यह क्वेटो को कहा जाता है। क्वेटो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेनिस जो है कहा जाता है क्वीन ऑफ एड्रियाटिक इसको। ठीक है, क्यूबा को कहा जाता है एंटिलीज का मोती और गार्डन सिटी शिकागो को कहा जाता है। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है, तो देखिए 45.9 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 45.93 भी लिखा मिलेगा, आप इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद देखिए वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वाचस्पति पुरस्कार जो है यह संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है दिया जाता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा संस्कृत साहित्य। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है, तो गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, सॉरी गुरुदेव इनको कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। यहाँ गुरुजी पूछा गया है, तो गुरुजी के नाम से MS गोलवकर को जाना जाता है। ठीक है, MS गोलवकर इसका राइट आंसर होगा, सुधार करेंगे MS गोलवकर को। ठीक है, गुरुदेव पूछेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय और राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाना जाता है। देखिए लीम और नूरालिम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये नागालैंड का है। ठीक है, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह झारखंड के धनबाद में है। धनबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी, तो IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, और अक्टूबर 2004 में इसे वाणिज्यिक बैंक के रूप में अधिसूचित किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। 19 इसका 64 करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थापना, और अक्टूबर 2004 में जो है इसे वाणिज्यिक बैंक के रूप में अधिसूचित किया गया। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स ये फागू चौहान बने हैं। कौन, पहले ये बिहार के राज्यपाल थे, अब इनको मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है फागू चौहान, तो पी चौहान हो जाएगा। और बिहार के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि शैली ऐप जो है यह किस सरकार के द्वारा जारी किया गया है। शैली ऐप जो है यह किस सरकार के द्वारा जारी किया गया है, तो केरल के द्वारा, और इसका उद्देश्य राज्य के लोगों की जीवन शैली को सुधारना है। केरल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दस्तलिक जो है युद्धाभ्यास दस्तलिक, इसका आयोजन कहाँ किया गया, 2023 में। दस्तलिक जो है यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका विषय क्या था, इसका विषय जो था, इसका विषय वाटर विजन @2047 था। ठीक है, याद रखेंगे अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन जो था जल संरक्षण पर, यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में, पूछा जा सकता है। विजन याद रखना है, वाटर विजन @2047। ठीक है, उसके बाद एक अर्जुन अवार्ड पूछा गया है। कई बार मैंने बताया है कि 2022 में 25 व्यक्तियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2022 से सम्मानित अर्जुन अवार्ड से श्री अमित का संबंध किस खेल से है, तो ये बॉक्सिंग से है। ठीक है, बॉक्सिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है वीके प्रसाद को। ठीक है, वीके प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बने हैं? तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन जो है यह बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, और भारत की तरफ से जो सबसे कम उम्र के एथलीट बन गया है पूरे मतलब कॉमनवेल्थ में, ये भारतीय खिलाड़ी हैं। इनका नाम है अनाहत सिंह, और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये स्क्वैश से संबंधित है। याद रखें किससे संबंधित है? तो ये स्क्वैश खेल से संबंधित है अनाहत सिंह। ठीक है, किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो यह रानी रामपाल के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो देखिए एबल पुरस्कार को जो है गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह चुना गया है लुइस कैफरेली को। लुइस कैफरेली राइट आंसर हो जाएगा। इनको यह अवार्ड नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर के दिए गए योगदान के लिए दिया गया है। किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? तो देखिए यह जारी किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध जो है सड़क की खुदाई से है। किस देश ने हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया है? तो यह मनाया है नेपाल ने। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है फ्रेंड्स यह मनाया जाता है 21 मार्च के दिन, और इसका विषय जो था वो था आपका फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अगला प्रश्न हमारा है कि एनबीडी, अब यहाँ पर सुधार करेंगे, एनबीडी नहीं एनडीबी। ठीक है, एनडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? तो इसका फुल फॉर्म जो होगा वो आपका हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो यहाँ एनडीबी बना लीजिए, ये टाइपिंग में एरर हुआ है। ठीक है, ये ब्रिक्स बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई शहर में है। ठीक है, और मिस्र जो है अभी हाल ही में इसका सदस्य बना है। मिस्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है? काफ़ी सुर्खियों में रहा था। राहुल गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये सूर्य कुमार यादव, क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव बने हैं। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों के से संबंधित है? तो यह संबंधित जो है यह भारत बांग्लादेश से है। भारत बांग्लादेश से है, ध्यान रखना है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जो है ये जीत लिया है किसने? तो एरिना सबलेंका। एरिना सबलेंका याद रखेंगे ये बेलारूस की हैं। कहाँ की हैं? बेलारूस की है। वहीं अगर पुरुष एकल का खिताब पूछता, ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का खिताब, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? तो यह राज्य जो है यह राजस्थान है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल फायर, यहाँ सुधार कीजिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है, जो सबसे शक्तिशाली जहाँ की मिलिट्री है उसको लेकर के जारी किया जाता है। तो विश्व में सबसे शक्तिशाली जो है इस इंडेक्स में सबसे ऊपर जो है वह अमेरिका है, दूसरा स्थान रसिया का है, तीसरा चाइना का है, और अपना प्यारा भारत जो है चौथे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखिए, 52 नंबर है फ्रेंड्स। मैं कोशिश करता हूं कि पूरी डिटेल में आपको बताते चलूँ। मैं खुद यह सेट एक बार बनाता हूं, जितनी भी इसमें त्रुटि हैं, जितनी भी इसमें अशुद्धि हैं उनको दूर करता हूं और फिर आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होता हूं। इतना मैं मेहनत करता हूं आपके लिए, तो आप इससे दोगुना तीन गुना मेहनत करना है आपको। चलिए उसके बाद 52 नंबर है कि एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा बताइए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उसके बाद देखिए, और मैं प्रयास भी करता हूं कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा बताऊं आपको, एक प्रश्न के साथ दो तीन प्रश्न आपको बताते चलो। चलिए कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य जो है भारत सरकार के द्वारा कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित जो है प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में सहायता के लिए दिया गया है अमर सिंह को। अमर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो बोला टिनुबू जो है यह राष्ट्रपति बन गए हैं नाइजीरिया के। कहाँ के? नाइजीरिया के। नाइजीरिया याद रखना है, ठीक है, नाइजीरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत की कौन कौन शामिल है? निर्मला सीतारमन है, रोशनी नडार हैं, किरण मजूमदार हैं, फाल्गुनी नायर हैं, माधवपुरी बुच हैं, सोमा मंडल हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने हो गए? 6 हो गए। करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में वाईके अलग का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? वाईके अलग जो है यह एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। वाईके अलग समिति के बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका वाईके अलग, ये पूर्व अर्थशास्त्री भी रहे थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, ठीक है। राइट आंसर अर्थशास्त्री हो जाएगा। और एक तरह से देखा जाए तो ये केंद्रीय मंत्री भी थे, तो राजनीति से भी इनका संबंध हो सकता है, ठीक है। चलिए तो राजनीति और अर्थशास्त्री दोनों से होना चाहिए इनका संबंध, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? तो यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कोरियोलिसिस बल जो है एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सरगेसो सागर, तो ये पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा। सरगेसो सागर जो है कहाँ स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो यह कोटोपैक्सी है जो कि इक्वाडोर में है, ठीक है। किलिमंजारो ज्वालामुखी बताइए कहाँ है? यह अफ्रीका महादेश में है। आप कंट्री का नाम लिख करके बताएंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? तो यह समस्या जो है यह उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में है, ठीक है। वहाँ क्या होता है? मृदा क्षरण के कारण पोषक तत्व वर्षा जल के साथ बह जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है, यानी कि एक ही राज्य तक सीमित है? तो यह अजंता हो जाएगा, ठीक है। अजंता केवल यह महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, अजंता हो जाएगा। कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इनमें से नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग, कामेंग, लोहित, तो ये सभी हैं। नहीं पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी जो हैं यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। चलिए 64 नंबर है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हरिके बैराज, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए तो ये आपका हरिके बैराज हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो यह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक एसिड पूछा गया है, तो टमाटर राइट आंसर हो जाएगा। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, याद रखना, इमली में टार्टरिक एसिड, क्लियर। चलिए चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड और खट्टा दूध में जो है लैक्टिक एसिड होता है। लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? तो देखिए लुई पास्चर जो हैं, लुई पास्चर इन्होंने रेबीज के टीके का खोज किया था, ठीक है। पोलियो के टीके का खोज जो है याद रखना है किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। और पोलियो ड्रॉप यानी कि पोलियो वैक्सीन की खोज जो है यह किया था जोनास साल्क ने, ठीक है। चलिए पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत पूछा गया, तो किसी भी जीव में ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होता है वह सूर्य होता है। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर दिया गया, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं? तो फ्रेंड्स यह राइट आंसर हो जाएगा मार्सिलिया, मार्सिलिया राइट आंसर हो जाएगा मार्सिलिया, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चेचक स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो ये वायरिसेला वायरस के कारण होता है। वायरस जो होता है याद रखना है, ठीक है। तो यह आपका वायरिसेला हो जाएगा। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो यह ले जाया जाता है किसके द्वारा? अंडवाहिका के द्वारा। अंडवाहिका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो निम्न में से किसका बना होता है? तो यह बना होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का, कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है, ठीक है। चलिए कैल्शियम और फॉस्फोरस देखिए कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र यानी कि पूछा गया है कि इसका भाग नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, यह आपका गर्भाशय हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है?
तो यह महाधमनी है। ठीक है, महाधमनी इसका राइट आंसर होगा। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुमानिकी गुणवत्ता में सुधार करना है? तो ये आपका यूजेनिक्स है। यूजेनिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा कि कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्यतम वातावरण से अलग करता है? तो यह प्लाज्मा झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, याद रखना, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी इसको कह सकते हैं आप। राइट आंसर यहाँ पर देखिए प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, इनमें समानता जो है ये सभी गैर धातु हैं, नॉन मेटल्स हैं, सभी गैर धातु हैं। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह अभिक्रिया जो है इसको कहा जाता है तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तापीय अपघटन अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो यह दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा फिनोल्फ्थीन किस को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है? तो यह रंगहीन होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रंगहीन होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें से आपका मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर देखिए मीथेन दिया गया है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? तो सोने को कठोर बनाने के लिए। ठीक है, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? उभयधर्मी ऑक्साइड जो है यह जिंक बना सकती है। ठीक है, जिंक बना सकती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्लियर, जिंक बना सकती है। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह एलएम का प्रयोग किया जाता है। एलएम का प्रयोग किया जाता है, फिटकिरी इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है? तो यह नियम जो है यह पूछा गया रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। रासायनिक संयोजन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। तो राइट आंसर रासायनिक संयोजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में ये जितनी भी दी गई है ये सारी विशेषताएं होते हैं। ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर में 100% जो है दक्षता होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के। ठीक है, यहाँ पूछा गया है प्रतिरोध, आपको याद भी होगा। ठीक है, क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा? तो किसके यहाँ पर देखिए व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि एरिया जब बढ़ेगा तो ये घटेगा, जस्ट उल्टा है व्युत्क्रमानुपाती। तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। चलिए उसके बाद देखिएगा 87 नंबर कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो किसकी एसआई इकाई है, मतलब बराबर है। तो त्वरण का जी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, त्वरण का भी उतना ही होता है, त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैल्यू पूरा इसका। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा मापा जाता है एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यदि वायु का प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरे हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होगा। तो यह योग जो होगा यह पूछा गया है कितना होगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह स्थिर होगा। ठीक है, स्थिर इसका होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? ऊंचाई के साथ, तो सही आंसर इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका पता है क्या होता है? mgh होता है। चलिए तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद देखिए डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपकेंद्रीकरण कहलाती है। अपकेंद्रीकरण राइट आंसर होगा।
भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? तो सर्वाधिक शाखा जो है यह यूनाइटेड किंगडम में है। यूके इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका अवमूल्यन हो जाएगा। वह मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा, उसको कहते हैं अवमूल्यन हो जाएगा, कम किया गया है। सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन जो है ध्यान से पढ़िएगा दोनों। यह शून्य हो सकता है, सही है, या ऋणात्मक भी हो सकता है, सही है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 11वीं इसकी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ से मैथ रीजनिंग के प्रश्न है, फटाफट मैं आंसर बता देता हूँ। तब तक आप इन 95 प्रश्नों में से अपना स्कोर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 का देखिए, 98 का 225 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद 99 का देखिए, 99 का 6706 हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है 100, इसका करेक्ट आंसर 3/4 हो जाएगा।